हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, ऑल दी हस्बैंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे इकोनॉमी का मॉड्यूल्स देख रहे हैं। ये पीटी 365 है जिसमें करंट का कंपाइलेशन अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक का है। ओके, सो हमने कहाँ तक फिनिश कर लिया था हम वो देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारा ये 86 7 वाला पेज, 86 एंड 7 हमने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यू कैन से दैट नाफीड को हमने कंप्लीट कर लिया था। बाद बाकी हमारी ये ज़्यादा नहीं, आई थिंक 7 8 10 12 के समथिंग टॉपिक और रह गए, तो उनको हम थोड़ा-सा देखेंगे। सो हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये नाफिड हमने कंप्लीट कर लिया था और यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन से हमारे पहले टॉपिक को ही टच कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने अगर कहीं भी 10 से 15 घंटे की वीडियो देखी और आपने सोचा कि भई मैं कंप्लीट कर लूँगा इसे 10 से 15 घंटे में। हाँ, वो कंप्लीट तो आप कर लेंगे, बट इससे दिक्कत क्या होने वाली है हमारे साथ थोड़ी-सी, कि हमारा जो स्टैटिक पोर्शन्स है जिसकी हमने कंटिन्यूटी बनाए रखी है या सीसेट पोर्शन्स है, वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है ना? इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ एस्पिरेंटों को कि वो हमेशा क्या करें कि पीटी 365 को लाइटली लें। लाइटली मीन्स उनको आपको पता है कि भई सारा कुछ तो पीटी 365 से आने वाला नहीं है। आपका 20 से 25% रहने वाला है, राइट? सो आप इसका ओवरव्यू करें एंड देन जो भी आपने स्टैटिक में पढ़ा है, उसको आप यहाँ पे आके अपडेट कर लें। बस इतना ही करने का काम होता है पीटी 365 में, ठीक है? अब आप क्वेश्चन्स भी देखेंगे तो क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा यू कैन से दैट जो है टच हो रहे हैं स्टैटिक से, बट अपडेटेड हैं करंट से, तो ईज़िली सॉल्व हो रहे थे। तो हम ये अभी क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। सो ई-कॉमर्स ये टॉपिक है हमारे पास, बात करते हैं हम। सो हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास? ई-कॉमर्स। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो ई-कॉमर्स मार्केट है, वो लगभग ग्रो होगा 2030 तक कितना? $325 बिलियन, राइट? तो एक प्रेडिक्शंस करा गया है कि हम जो है $325 बिलियन तक ग्रो करेंगे, ओके? अच्छा, अब ई-कॉमर्स होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट, ये आपने प्लेटफ़ॉर्म देखे होंगे। अब आपको कोई भी सामान चाहिए, अब जैसे दिल्ली में ज़ेप्टो चल रहा है या फिर आप कहेंगे ब्लिंकिट है, ऐसे बहुत सारे ये ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म हैं। तो आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए और उसपे जो सप्लायर बैठा है, उसने आपको वो सेल कर दिया, ठीक है? तो उसके बीच में जो भी बॉन्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ई-कॉमर्स, राइट? अच्छा, अब बात करते हैं करंट स्टेटस क्या है ई-कॉमर्स का। तो 2022 का डेटा ये बताता है, ये जो सेक्टर है लगभग $70 बिलियन की वर्थ की बात करता है और इसमें से लगभग 7% जो वो है इंडियाज़ टोटल रिटेल मार्केट है, राइट? अच्छा, अब हम बात करते हैं इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल। सो इन इट इन्वेंटरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दोनों चीज़ों की होती है, गुड्स की भी होती है एंड सर्विस की होती है, जिसको ओन किया जाता है ई-कॉमर्स एंटिटी के द्वारा और सेल किया जाता है कंज्यूमर को डायरेक्टली, राइट? अच्छा, आगे क्या है फिर इसमें? सो आगे हमारे पास इन इंडिया की अगर हम बात करें तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इज़ नॉट परमिटेड। तो कुल मिला के ये है कि जो इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो है एफडीआई को परमिशन नहीं है। इसलिए परमिशन नहीं है भई, इससे क्या होगा? इससे जो है इंडिया के अनऑर्गनाइज्ड रिटेलर सेक्टर है, वो प्रोटेक्ट होंगे। न क्यों? कि भई सीधी-सी बात है, वो इतना डिस्काउंट जो है वो नहीं दे सकते। तो कुल मिला के ये है कि एफडीआई को इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल में परमिशन नहीं है। मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल की बात करें तो इन इट अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है? एन ई-कॉमर्स एंटिटी प्रोवाइड एन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट और एक्ट एज़ ए फैसिलिटेटर बिटवीन द बायर एंड सेलर। सो एज़ लाइक द अमेज़न। अब देखिए इसमें कुल मिला के ये है कि ये मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल है। इसमें क्या है? इसमें 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटेड रूट इज़ परमिटेड। तो अब आप देख रहे हैं अमेज़न तभी तो मार्केट कर पा रहा है ना हमारे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बेस्ड मॉडल्स में एफडीआई को परमिशन है, बट इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल में एफडीआई को परमिशन नहीं है। ये थोड़ा-सा समझना है। अब यूपीएससी आपको यहीं घुमाता है थोड़ा-सा। मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको वो चीज़ ज़रूर देके चलनी है जिसमें नोट लगा होता है, क्योंकि येस वाले तो क्वेश्चंस डेफिनिटली वो सही करने ही होते हैं। नोट वाले हमसे थोड़े से गलत हो जाते हैं। तो देखेंगे आप, एफडीआई को परमिशन नहीं है इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल में। बट मार्केट बेस्ड मॉडल में एफडीआई को परमिशन है, वो भी 100%। तभी तो अमेज़न या अदर जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है जैसे रोपोसो क्लाउड है ना? रोपोसो क्लाउड है या फिर और भी हैं, बहुत सारे हैं, है ना? तो ये सब इंडिया में इसीलिए तो काम कर रहे हैं, राइट? चलिए हम बात करते हैं फिर क्या की इनिशिएटिव टू प्रमोट ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए क्या इनिशिएटिव है? जैसे ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी ली गई है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है और अदर में जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई-कॉमर्स रूल्स 2020, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 एंड इंडिया स्टैक। ये सब इनिशिएटिव हैं जो प्रमोट करती हैं किसको? ई-कॉमर्स को, राइट? अब हम बात करते हैं अब देखिए यहाँ ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी क्या कहती है? इसका एम है क्रिएट करना फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ ई-कॉमर्स सेक्टर, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या है? ये देख लेते हैं हम। इट ओपन सोर्स ई-कॉमर्स नेटवर्क दैट कनेक्ट शॉपर्स, प्लेटफॉर्म्स एंड रिटेलर्स। जैसे अभी मैंने बताया आपको रोपोसो क्लाउड। अभी आप जाके सर्च करेंगे तो बहुत से लोग इसपे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, है ना? आपने सुना होगा कभी ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर आपने सुना होगा रीसेलिंग। ये सब जो है वो कीवर्ड्स हैं किसके? ई-कॉमर्स के। क्लियर कट है? तो ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या रीसेलिंग।
अब हम बात करते हैं इसके रिलेटेड न्यूज़ की। तो इंडिया ने एबॉलिश कर दी 2% इक्वलाइजेशन लेवी, अफेक्टिंग किसके लिए? भई क्योंकि वो अफेक्ट कर रही थी नॉन रेजिडेंस ई-कॉमर्स कंपनी को। अच्छा, अब हम बात करते हैं इक्वलाइजेशन लेवी, तो इसको इंट्रोड्यूस करा गया 2016 में। ये इनिशियली अप्लाई हुई ऑनलाइन जो ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट होते हैं, उन पे एंड रिलेटेड पेमेंट फॉर यूटिलाइजिंग डिजिटल एंड स्पेस सेट एट कितने 6% के रेट पे फॉर नॉन रेजिडेंट्स विदाउट ए परमानेंट स्टेबलाइज इन इंडिया। ठीक है? तो अब आप समझ रहे हैं कि जो इक्वलाइज़ेशन लेवी है वो क्यों लगाई जाती है? भाई कोई भी फॉरेनर है और वो अपना एड चलाना चाहता है इंडिया में, तो उसपे क्या लगेगी? इक्वलाइज़ेशन लेवी के थ्रू उसपे टैक्स वसूला जाएगा। 2020 की बात करें तो इसको बाद एक्सटेंडेड टू कवर ई-कॉमर्स सप्लाइज और सर्विस टू इंडियन रेजिडेंट्स वाई नॉन रेजिडेंस ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक, जो लेवी सेट है वो 2% इज एप्लीकेबल नॉन रेजिडेंस ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैविंग ए परमानेंट एस्टेब्लिश इन इंडिया। सो इसको तो फिनिश करने की बात करी गई ना, एबॉलिश करने की बात करी गई। अच्छा, इक्वलाइजेशन लेवी का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि भाई ये फेयर कंपटीशन को इंश्योर करेगा और रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? एक्सरसाइज द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टैक्स बिजनेस, राइट? अच्छा, अब हम देखते हैं, अब देखिए आपके यहाँ समझ में क्या आया कि भाई जो है कोई भी एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहता है इंडिया में, फॉरेन कंपनी है, तो उसपे जो है टैक्स लगेगा, वो इक्वलाइजेशन के थ्रू लगेगा। अच्छा, ये 2% वाला है, इसको एबॉलिश करने की बात करी गई है। क्लियर कट है? चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या बना है। तो हम सीधे एमसीक्यू पे आते हैं। देखिए, विद रेफरेंस टू इंडिया डिसीजन टू लेवी एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6%, अभी पढ़ रहे थे, ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस ऑफर्ड बाय नॉन रेजिडेंस एंटिटी, जो ऑफर करी जाती है किसके द्वारा? नॉन रेजिडेंस एंटिटी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो पहला, इट इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। भाई इनकम टैक्स का पार्ट कहाँ है? ये तो फाइनेंस बिल का पार्ट है ना, फाइनेंस बिल का। सो ये भी हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास? नॉन रेजिडेंस एंटिटी दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विस इन इंडिया, मतलब कुल मिला के एक जो भी नॉन रेजिडेंट अमेरिकन कोई कंपनी है और वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रही है इंडिया में, कैन क्लेम ए टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री, और वो कह सकती है भैया मैं टैक्स तो इंडिया में दे रही हूँ, किस लिए? अंडर द डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए। तो क्या उससे वो बच सकती है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, है ना? वो क्लेम नहीं कर सकती इस चीज को लेके। नॉट क्लेम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? नीदर 1 एंड 2, राइट? क्योंकि वो इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है? फाइनेंस बिल का। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। हमारे पास नेक्स्ट है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम लोग को क्या करके चलना है। इस बात पे हमें विशेष ध्यान देना है कि भाई हमारा ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो और इज़िली हमारा पीटी 365 फिनिश हो जाए। ठीक है? तो उसका बेस्ट तरीका है कि हमको 1 आवर का रूटीन बना लेना है और 7-8 दिन में इसको फिनिश कर देना है। क्लियर कट है? मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगी किस पे? यूट्यूब चैनल पे। ठीक है? तो आराम से देख लेंगे। तो हम बात करते हैं क्या है? सो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की बात करेंगे तो ओएनडीसी मैं अगर बात करूँ तो उसको अवार्ड है ग्लोबल अवार्ड अंडर कैटेगरी किसमें? एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विस इन अ नेशनल अवार्ड। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा। ओके, सो हम इसके बारे में बात करते हैं। इसका एम क्या है मेन ओएनडीसी का? ओएनडीसी अभी हमने पढ़ा था, आपको जरूर याद रखना है, फुल फॉर्म में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो उसका मेन एम है ये इंक्रीज करेगा ई कॉमर्स पेनिट्रेशन, democratic digital commerce in the country by enabling population scale inclusion of all type and size of sellers। तो कुल मिला के ये इंक्लूजन की बात करता है और ई कॉमर्स पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने की बात करता है ओएनडीसी, राइट? ये जो है 8 सेक्शन कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अंडर किसके है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। फंडिंग मेंबर जो की बात करेंगे तो फाउंडिंग मेंबर कौन है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है और प्रोटीन ई गॉव टेक्नोलॉजी, राइट? इट इज ए नेटवर्क सेंट्री मॉड्यूल्स यूजिंग ओपन specification open network protocols independent of any specific platform connecting shopper platform and retailer। तो ये है क्या? अगर मैं बात करूं, अगर आप थोड़ा सा समझ पाए, ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, आपने शॉपिफाई का नाम सुना होगा, ठीक है? शॉपिफाई, जिसपे बहुत सारे सेलर जो है या बहुत सारे जो बिगिनर हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो, तो वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, है ना? तो ड्रॉप शिपिंग कैसे? भाई अब सीधी सी बात है, ई कॉमर्स के हमें बारे में ज्यादा पता ही नहीं है, तो वो चीजें हमें सारी कहाँ से मिल रही है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के थ्रू मिलेंगे। भाई ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है आपको, अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, रीसेलिंग कैसे करनी है ना? तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ पे दिया है ये शॉपर प्लेटफॉर्म रिटेलर। फॉर एग्जांपल भाई मेरे को शॉप करना है कोई भी चीज, ठीक है? यहाँ पे कोई रिटेलर बैठा है और ये कोई प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल रोपोसो क्लाउड के द्वारा शॉपिफाई पे आपने इन्वेंट कर रखा है, इन्वेंटरी बना रखी है अपनी, और आप चाहते हैं कि भाई मेरी भी दुकान हो। ऑनलाइन शॉप बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम शॉपिफाई कहते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करूँ शॉपिफाई पे, अगर आपने ऑनलाइन अपनी शॉप बनानी और सारी इन्वेंटरी आप कर रहे हैं कहाँ से? रोपोसो क्लाउड से। अब रोपोसो क्लाउड क्या है? ये भी अमेज़न का एक वो कह सकते हैं आप, है ना? अमेज़न टाइप का। तो मैं एक मिनट आपको आम भाषा में समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे लगा मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता चला कि भई एक यहाँ पे एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है, जैसे मैंने जिसका नाम ले रहा हूँ आपके लिए रोपोसो क्लाउड, ठीक है? रोपोसो क्लाउड इसका नाम लिया मैंने, और दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है मेरे पास शॉपिफाई। समझते रहे ना थोड़ा-सा? थोड़ा-सा ट्रिकी है बट समझ में आ जाएगा शॉपिफाई। अब मेरे को मान के चलो
मेरा कोई दोस्त है, मैंने सोचा कि भई मैं इसको कोई सामान देना चाहता हूँ या फिर लोग मुझसे सामान लेना चाहते हैं। तो मैंने अपनी शॉप जो है वो बना के खड़ी कर ली शॉपिफ़ाई पे। कोई भी नाम रख लिया उसका, लूटपाट या फिर ऑनलाइन शॉप, कुछ भी रख लिया। वो मैंने किस पे बनाया? शॉपिफ़ाई पे, ठीक है? अब शॉपिफ़ाई से अब मेरे पास ये कस्टमर है, इसने मैंने इसको अपनी साइट सेंड करी या इसने कहीं भी ऐड देखा मेरी साइट का और उस पे जाके इसने कोई भी चीज़ खरीदने की कोशिश करी। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से सामान उठा के अपने पास रख लूँगा। कहाँ से? रोपोसो क्लाउड से, है ना? तो कुल मिला के ये है कि रिटेलर, सप्लायर और प्लेटफ़ॉर्म के बीच में एक नेटवर्क होता है, उसे हम बोलेंगे ओपन डिजिटल मार्केटप्लेस, राइट? अच्छा, हम बात करते हैं नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल्स की, तो ये फोकस करता है ऑन इंटरकनेक्टेड यूजर्स ऑन सिस्टम वर्किंग टुगेदर, ऑफन डिसेंट्रलाइज्ड। प्लेटफ़ॉर्म सेंट्रिक मॉडल की बात करेंगे तो ये फोकस करता है किस पे? प्लेटफ़ॉर्म बनाने पे, जहाँ पे यूजर्स और प्रोवाइडर इंटरैक्ट होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे अमेज़न है, उबर है, फेसबुक है, ये सब प्लेटफ़ॉर्म सेंट्रिक मॉडल है, राइट? क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। सारथी ऐप क्या है? तो ओएनडीसी ने कोलैबोरेशन करा है किसके साथ? भासनी के साथ और लॉन्च करा सारथी रेफरेंस ऐप। ये मेक करेगा ई-कॉमर्स इंक्लूजन को। भासनी की बात करें तो 2022 में अंडर नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन के थ्रू आया ये और इसका एम है प्रोवाइड करना टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन सर्विस इन 22 लैंग्वेज जो कि इंडियन लैंग्वेज है, राइट? अगर हम सारथी ऐप की बात करेंगे तो ये सहायता करता है जो भी बिज़नेसमैन होते हैं इन क्रिएटिंग वायर ऐप विद मल्टीपल सपोर्ट लाइक रियल टाइम ट्रांसलेशन, वॉयल रिकॉग्निशंस। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, ये एक्चुअली में असिस्ट करता है सारथी ऐप। ये इनिशियली सपोर्ट करता है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगला, तमिल विद प्लान टू स्केल, अभी हमने बात करी 22 लैंग्वेज में। क्लियर कट है? चलिए। तो आपको समझना है कि ये है क्या? मैंने अभी आपको बताया ओपन जो नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, यहाँ पे आपके बायर होंगे और उसके बाद सप्लायर होगा, राइट? और एक प्लेटफ़ॉर्म होगा। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। एंटी ट्रस्ट लॉ इसकी बात करते हैं, ये है क्या भाई? तो देखते हैं हम, रिसेंटली अभी क्या हुआ है कंपटीशन कमीशंस ऑफ इंडिया यानी सीसीआई फाउंड द अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। ये अब देखिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट जो है वो वायलेट कर रहे हैं। क्या वायलेटेड कर रहे हैं? लोकल एंटी ट्रस्ट लॉ, जो लोकल लेवल का हमारा जो मतलब ह्यूमन इंडियन जो एंटी ट्रस्ट लॉ है उसको ये वायलेट कर रहे हैं बाय ऑफरिंग एक्सक्लूसिव लॉन्च, फेवरिंग सिलेक्टेड सेलर, प्रायोरिटाइजिंग सर्टेन लिस्टिंग। ठीक है? लिस्टिंग क्या होती है? ये वर्ड मैं आपको बता दूँ। मान के चलो आपने कई बारी अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे एक ट्रिमर देखा या फिर आपने कोई बुक देखी। तो बुक के बारे में जो सारा कुछ लिखा है या उसके नीचे लिखा है या आस-पास लिखा है, उसे हम लिस्टिंग कहेंगे और जिसको वो अपने पास रख रहा है, जो भी सप्लायर हमें सप्लाई देगा, उसे हम इन्वेंटरी कहेंगे। ठीक है? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। कंपटीशन एक्ट 2002 ये अमेंड हुआ 2023 में। इसका मेन एम है ये फोस्टरिंग कंपटीशन यानी कंपटीशन को प्रोत्साहित करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशंस एंड रेगुलर कॉम्बिनेशंस। तो इन ये सारे काम होंगे किसके? कंपटीशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई-कॉमर्स रूल 2020 की बात करें तो ये लायबिलिटी ऑन ई-कॉमर्स एंटिटी टू मेंटेन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, नॉट टू प्रमोट द सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो ये किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने की बात नहीं करता है बट लेवल जो प्लेइंग फील्ड की यू कैन से दैट जो प्रोडक्ट बेचने की जो लेवल है उसको मेंटेन करने की बात करता है। नॉट यूज़ डिसेप्टिव प्रैक्टिस टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिसीजन। तो ये डिसेप्टिव प्रैक्टिस है उसको भी नॉट यूज़ करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसको? कंज्यूमर डिसीजंस को। रेस्ट्रिक्शंस क्या है ऑन ऑपरेशन ऑफ ई-कॉमर्स एंटिटी इन इंडिया? तो रेस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो जैसे एक्सक्लूसिव सेल, आपने देखी होगी कि आपने कई बार देखा होगा कि कोई फ़ोन आया मार्केट में या फिर अगर मैं एक भाषा में कहूँ आपको कि ऑफर आते हैं बहुत सारे, तो एक्सक्लूसिव सेल चल रही है। आप वो एक्सक्लूसिव सेल में आपको क्या लग रहा है कि आपको सामान सस्ता मिल रहा है? नहीं भई, आपको सामान सस्ता नहीं मिल रहा है। वो एक्चुअली में क्या है ना, कंपनी के पास ज़्यादा सामान है और उसको वो सामान निकालना है कैसे भी करके। तो उसके पास एक ही तरीका होता है, उसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव सेल, राइट? सो हियर नो सेलर कैन सेल इट प्रोडक्ट exclusively on any marketplace platform, and the all vendor on e-commerce platform should be provide service in fair and non-discrimination manners, right? रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय वेंडर्स, तो ये एक्चुअली में क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं ई-कॉमर्स एंटिटी की इन इंडिया। अब हम बात करते हैं कंपटीशन कमीशन। देखिए मैंने पहले कहा आपसे कि हमको सिर्फ इतना देख के चलना है कि भाई क्या इंपोर्टेंट है और क्या इंपोर्टेंट नहीं है हमारे पास। अच्छा, हम देखते हैं इसको स्टेबलाइज़ हुआ 2009 में कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा। कंपोज़िशन की बात करेंगे तो उसमें चेयरपर्सन्स होता है, 6 मेंबर होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फंक्शन की बात करेंगे तो ये प्रिवेंट करता है जो भी प्रैक्टिस हो रही है एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, यानी कंपटीशन पे कोई भी प्रभाव पड़ रहा है उनको प्रिवेंट करने की बात करता है। प्रमोट एंड सस्टेनेबल कंपटीशन इन मार्केट की बात करता है। प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड, भैया फ्रीडम होकर ट्रेड कर पाओ। तो ये सारे काम किसके हैं? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई पे मैं अपना अकाउंट बना रहा हूँ, रोपोसो क्लाउड से मैं इन्वेंटरी लेके आ रहा हूँ, फिर उसको मैं सेल कर रहा हूँ। तो मैं फ्री ट्रेड फ्रीडम यू कैन से दैट मैं फ्रीडम फ्री ट्रेड कर पाऊँ, तो उसके लिए इंश्योर करने का जो काम है, जो बॉडी है भारत में, वो कौन करती है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर कट है? मतलब मेरे को कोई दिक्कत ना हो, तो मैं शॉपिफाई पे अकाउंट बना के आराम से अपने को ऑनलाइन स्टोर बना के यू कैन से दैट एक सेलर बन सकता हूँ। उन सबसे मेरे को प्रोटेक्ट करने का काम सीसीआई करेगा। अब हम बात करते हैं
हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है माइनिंग, एनर्जी एंड इंडस्ट्री, इसमें सब टॉपिक है कोल सेक्टर इन इंडिया। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा कोल सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। इसका प्रोडक्शन इंडिया की अगर हम बात करें, तो 1 मिलियन टन्स ऑफ कोल लिग्नाइट प्रोडक्शन जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर 23 का, राइट? अच्छा, जियोलॉजिकल रिजर्व की बात करेंगे तो हम 5th लार्जेस्ट कोर रिजर्व में आते हैं। इनकी कुल मिला के ये है कि हमारा जो यू कैन से दैट वर्ल्ड वाइड जो रैंक है वो 5th है, हम कोल को रिजर्व करने में। कंजम्पशन की बात करेंगे तो हम 2nd नंबर पे आते हैं। इंपोर्ट की बात करेंगे तो हम दूसरे नंबर पे आते हैं और पावर जनरेशन की बात करेंगे तो कोल लिग्नाइट कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया, ये डेटा है 2023 का। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है उसने अनवील करा है एक इनिशिएटिव को, उस इनिशिएटिव को टू रिवोल्यूशनाइज कोल माइनिंग बाय एंगेजिंग ग्लोबल माइनिंग डेवलपर कम ऑपरेटर, यानी कि एमडीओएफ फॉर मेजर कोल माइंस प्रोजेक्ट अंडर द कोल इंडिया लिमिटेड, राइट? इसलिए न्यूज़ में है। चलिए, एक्चुअली में इश्यू और चैलेंज क्या है कोल सेक्टर के? तो हाई इम्पोर्ट्स डिपेंडेंस, एक्चुअली में हम यू कंसीडर हम डिपेंडेंट हैं ज़्यादा कि हम इम्पोर्ट करते हैं, राइट? सो इट मेनली बिकॉज़ देयर इज़ लेस अवेलेबिलिटी, हमारे पास इतना है नहीं। हाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कोल इन इंडिया, तो कुल मिला के हमारे पास लेस अवेलेबिलिटी है, तो इसीलिए हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो एक ये चैलेंज है हमारे सामने। दिस टाइप ऑफ कोल हैज़ अ लो आस एंड सल्फर कंटेंट, और इस टाइप के जो कोल होते हैं उनमें राख भी कम होती है और सल्फर कंटेंट भी कम होता है, राइट? सेक्टर लाइक आयरन एंड स्टील आर मेजर इंपोर्टर ऑफ कुकिंग कोल। तो जो सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें आयरन है, स्टील है, ये मेजर इंपोर्टर हैं किसके लिए? कुकिंग कोल के लिए। कुकिंग कोल की बात करेंगे तो प्रोड्यूस होता है इन द कंट्री हैज़ बीन आस्क्ड बिटवीन, जिसकी जो राख होती है वो 28 से 42% होती है। ऑन द अदर हैंड आस्क परसेंट इन इंपोर्टेड कुकिंग कोल इज़ लेस देन 10%। तो कुल मिला के ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो कोल है, कुकिंग कोल है, उसकी जो आस है वो 28, मतलब राख जो है 28 से 42% जो है वो प्रोड्यूस होती है। बट अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो राख है वो लगभग 10% आपकी प्रोड्यूस होती है। तो देख रहे हैं कितना फ़र्क आ रहा है। अच्छा, डोमिनेंस ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड कंट्रीब्यूट करता है ओवर 80%, 80% ऑफ द कंट्रीज इंडिजीनियस कोल प्रोडक्शंस एंड सप्लाई, राइट? अच्छा, इनिशिएटिव ली गई है कोल सेक्टर के लिए जो एनहांस करें इसके प्रोडक्शंस को। हाँ, ली गई हैं, तो वो इनिशिएटिव हमें देख लेनी है बस। इस कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन सीएमएसपी एक्ट 2015, ये एक इनिशिएटिव है जो एनहांस करेगी कोल प्रोडक्शंस को। उसके बाद माइंस, उसके बाद हमारे पास माइंस मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, राइट? और ये अलाउ करता है कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज, यानी पीएल कम एमएल स्पेशली फॉर द कोल। तो याद रखना है, अगर आपसे ये पूछा जाए पीएल सीएम एमएल व्हाट इज, या ये रिलेटेड है विच सेक्टर, सो यू कैन से दैट कोल सेक्टर, राइट? अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसके कंपोजिट की बात करें पीएलसी कम एमएल की, इस टू स्टेज कंसेशनल ग्रांटेड फॉर द पर्पज किसके लिए? अंडरटेकिंग प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस अलोंग विद द माइनिंग ऑपरेशन विद अ सिंगल लाइसेंस। क्लियर है? अच्छा, अब 100% एफडीआई जो है वो कोल माइनिंग में ऑटोमेटेड रूट है। ऑटोमेटेड का मतलब आप समझ गए होंगे, अभी हमने पढ़ा था जैसे कुछ सेक्टर में था ऊपर और एफडीआई की परमिशन नहीं थी, का वो हमने देखा होगा, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की बात करेंगे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये अप्रोच करता है जहाँ पे प्राइवेट एंटिटी शेयर करती है अपने रेवेन्यू को किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। इसके विपरीत प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व शेयरिंग प्रॉफिट। ओके। अच्छा, आगे है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी हेल्प, ये भी कब? 2016 में इंट्रोड्यूस करी गई, इसलिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के लिए रिप्लेसिंग प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रास्ट, राइट? सो ये हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ये देखेंगे कि भारत में कोल कैसा है और कहाँ कहाँ कोल मिलता है, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, ये क्या करेंगे आप आराम से उसमें पीटी 365 में, या फिर आप गूगल से सर्च मारेंगे कोल रिजर्व इन इंडिया, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो हम 3 टाइप के हमारे पास रिजर्व हैं, जैसे बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और एंथ्रेसाइट है। तो पहले हम इन कोयले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके? तब चलते हैं। ओके, सो कोल के बारे में बात करते हैं हम। वॉइस के लिए माफी चाहूंगा मैं आपसे। कोल इज रेडली कम्बस्टिबल ब्लैक और ब्राउन्स ब्लैक, आपने कोल तो देखा ही होगा, सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है इसे, ध्यान रखेंगे आप। और प्रीडोमिनेटली मेड ऑफ कार्बन, तो इससे क्या बनता है आपका? कार्बन, राइट? उसके बाद करेंगे तो कोल जो है वो पीट टाइप का होता है। अब पीट क्या है? पीट इज अ सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ पार्सली डीके प्लांट्स एंड मिनरल्स मैटर, राइट? सो पीट जो है वो कैसे बनता है? ये ऑर्गेनिक मटेरियल और जो यू कैन से दैट प्लांट या मिनरल मैटर के डीके होने से बनता है, मतलब उनके जो डीके का मतलब है जैसे हम कहते हैं नष्ट होने से बनता है, राइट? कोल जो है फाउंड होते हैं इंडिया में, वो कौन-कौन से हैं? जैसे एंथ्रासाइट की बात करेंगे, तो ये हाईएस्ट ग्रेड का कोल है, जिसमें हाई परसेंट ऑफ कार्बन होती है और ये हार्ड, ब्रिटल, ब्लैक एंड लस्टर्स होता है, राइट? बिटुमिनस की बात करेंगे तो ये आपका मीडियम ग्रेड का कोल है और इसकी हाई हीटिंग कैपेसिटी है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बिटुमिनस कोयले का यूज़ होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। जहाँ भी आपने प्लांट देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो वहाँ कोयला कौन-सा जा रहा है? एंथ्रासाइट या बिटुमिनस? तो याद रखेंगे बिटुमिनस। आगे बात करते हैं हम सबबिटुमिनस, तो इसकी बात करेंगे तो इट इज़ अ ब्लैक कलर, डल होता है और उस एंड हैज़ हायर हीटिंग वैल्यू देन लिग्नाइट। तो ये लिग्नाइट से ज़्यादा यू कैन से दैट कैसा होता है? हीटिंग होता है।
अच्छा, लिग्नाइट की बात करेंगे तो इट इज़ द लोएस्ट ग्रेड कोल, तो लोएस्ट ग्रेड का आपके पास लिग्नाइट हो गया और हाईएस्ट लेवल का आपके पास हो गया एंथ्रासाइट, राइट? सो जिसमें क्या है लीस्ट कार्बन कंटेंट होता है। द टॉप 3 स्टेट्स विद हाईएस्ट कोल रिजर्व, तो इंडिया में कौन-कौन से हैं? उड़ीसा याद रखेंगे आप, झारखंड और छत्तीसगढ़, ओके? दे अकाउंट ऑफ फॉर अप्रॉक्सिमेटली 69% ऑफ टोटल कोल रिजर्व, ठीक है? तो ये मैप आपको एक बारी देख लेना है, क्या नहीं है। जैसे एंथ्रेसाइट की बात करेंगे तो ये आप देख लेंगे ऊपर साइड में मिलेगा नॉर्थ इंडिया में आपको। सो जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा और देखिए कैसे आपको थोड़ा-सा देख लेना है, ये विटिन मस्कौली का जो कलर है, वो कैसा है आपका हल्का-सा ये डल टाइप का है और उससे थोड़ा-सा और डीप जो होगा वो लिग्नाइट है। जैसे ये सारे लिग्नाइट मिलेंगे, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, राइट? तो यहाँ पे आपको लिग्नाइट मिलेगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, असम है, तो ये डेटा आपको एक बारी देख लेना है जाके। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। फिर हमारे पास ऑफशोर मिनरल्स इन इंडिया। ऑफशोर का मतलब समझ रहे हैं ना आप? जो यू कैन से दैट व्हिच कह सकते हो यानी कि जो समुद्र के अंदर, राइट? सो अगर हम बात करें ये न्यूज़ में क्यों है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम करा है ऑफशोर एरिया एक्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्स रूल्स 2024, किसके अंडर में? ऑफशोर एरिया मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002, राइट? तो अमेंड करके इसको ये बोला गया है। ऑफशोर माइनिंग की बात करेंगे तो प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग मिनरल्स डिपॉजिट फ्रॉम डीप सीवीड, राइट? तो जो आप कह सकते हो सीवीड के अंदर जो है वो उनको प्रोसेस करा जाता है मिनरल को। सो इन डेप्थ ऑफ मोर देन कितना? 200 मीटर। अच्छा, अब हम बात करें एक्सटेंड तो इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ लगभग ये कितना 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है। होल्ड सिग्निफिकेंट रिकवरेबल ऑफशोर मिनरल रिसोर्स, राइट? मिनरल डिपॉजिट में इंडिया ऑफशोर मिनरल रिजर्व इंक्लूड, जिसमें क्या क्या होगा? तो देखिए इसमें गोल्ड, डायमंड्स, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, उसके बाद आपको मिल जाएगा फिर मैंगनीज एंड रेयर अर्थ एलिमेंट। तो इंडिया के ये ऑफशोर मिनरल रिजर्व है, ये कह सकते हैं आप। चलिए आगे बात करते हैं हम। रिजर्व की बात करेंगे तो देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिलिनेटेड रिसोर्स ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स इन द ऑफशोर एरिया, तो लाइमर्स, उसके बाद हैवी मिनरल्स प्लेस और फॉस्फोराइट एंड पॉलीमेटालिक फेरोमैग्नेस न्यूडल्स एंड क्रस्ट, तो ये सब हमें कहाँ मिलेंगे? ये सारे रिजर्व मिलेंगे हमें यू कंसिडर्ड ऑफशोर में, राइट? ऑफशोर एरिया एक्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्स रूल 2024, तो देखिए इनके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हो। जैसे लाइमबर्ड की बात करेंगे तो विद इन जो हमारा था अभी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र कोस्ट पे मिलेंगे ये, ठीक है? कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड ऑफ केरला कोस्ट पे भी मिलेंगे। हैवी मिनरल प्लेसेस की बात करें तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। और फॉस्फोराइट की बात करेंगे तो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल में मिलेंगे ये, ओके? और ये हमारा लक्षद्वीप एंड अंडमान सी में मिलेंगे। पॉलीमेटालिक फेरोमैग्नीज, राइट? ऑफशोर एक्सिस्टेंस ऑफ मिनरल्स रिसोर्स रूल 2024, उसके लिए क्या एप्लीकेबिलिटी है? जितने भी मिनरल एक्सेप्ट, जैसे सारे मिनरल्स इसमें इंक्लूड होंगे, किनको छोड़ना है? मिनरल ऑयल्स, हाइड्रोकार्बन एंड मिनरल्स स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ टू माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो कुल मिला के ये है कि ऑफशोर एरिया में जो भी मिनरल्स होंगे वो सारे होंगे, सिर्फ आपको याद रखना है कि मिनरल्स ऑयल्स एंड हाइड्रोकार्बन छोड़ के। डेफिनेशन की बात करेंगे तो रूल इज द मॉडिफिकेशन वर्जन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन, यू कंसीडर यूएनएफसी एंड कमिटी ऑफ मिनरल्स रिजर्व इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यानी कि CRIR SCO टेम्पलेट फॉर द एक्सप्लोरेशन स्टेज। स्टेज 4 स्टेज अभी हमने पढ़ी थी, राइट? सो फिजिबिलिटी स्टडीज की बात करेंगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लोरेशन स्टैंडर्ड होगा इनका, जियोलॉजिकल स्टडी की बात कर रहे हैं एंड स्पेसिफिक एक्सप्लोरेशन नॉर्म्स की बात कर रहे हैं। टाइप क्या है? रिसोर्स दैट कैन बी माइंड फ्रॉम द डीप सी, तो जो माइंड होते हैं कहाँ से? डीप सी से। तो जैसे पॉलीमेटल नूडल्स है, सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स है, कोबाल्ट रिच फेरोमैग्नेटिक क्रस्ट है, अभी हमने पढ़ा था ये, ठीक है ना? चलिए अब थोड़ा सा इनकी वो शेप दे दिए कैसे होता है कि ये पॉलीमेटेलिक है, वो पोटैटो शेप्ड होता है, राइट? इसी तरीके से हमें देखना है ये हमारा सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड, दे आर डिपॉजिट ऑफ मेटल सल्फाइड्स फ्रॉम अराउंड हाइड्रोथर्मल बैंड्स कंटेनिंग वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी कुछ आपकी हल्की आपको देख लेना है। बट आपको देखना है कि एक्चुअली में ये न्यूज़ में था, तो ये एक्चुअली में न्यूज़ में 2002 वाला जो एक्ट है, राइट? सो उसके थ्रू ही इसको ऑफशोर एरिया एक्जिस्टेंस ऑफ मिनरल्स रिसोर्स रूल 2024 को फ्रेम करा गया है। क्लियर कट है? तो ये थोड़ा-सा आपको देखना है कि कौन-कौन से रिजर्व जो है वो आपके ऑफशोर में है, तो जैसे लाइम मड है, हेवी माइंड प्लेजर है, फॉस्फोराइड्स है एंड पॉलीमेटालिक फेरोमैग्नेट नूडल्स एंड क्रस्ट है। थोड़ी-सी इनकी आपको लोकेशन देख लेनी है, ओके? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। नेक्स्ट है हमारे पास स्टील सेक्टर। तो स्टील सेक्टर की अगर हम बात करें तो अभी गवर्नमेंट ने टारगेट सेट करा है कि 500 मिलियन टन जो स्टील है वो हम उसका प्रोडक्शन करेंगे कब? 2034 तक, इसलिए न्यूज़ में है। अब थोड़ा-सा हम स्टील के बारे में देख लेते हैं। तो क्या है? स्टील जो है वो मिश्र धातु है किसकी? आयरन और कार्बन की। ये थोड़े देखना है आपको। ये कंटेनिंग करती है लेस देन 2% कार्बन, बर्स 1% मैंगनीज। तो इसमें कार्बन भी होता है 2% एंड मैंगनीज भी होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ये सब का एक मिश्रित रूप है जिसे हम स्टील कहते हैं। विद हायर कार्बन कंटेंट इज नोन एज द कास्ट आयरन, ओके? स्टील प्रोडक्शन इज हाईली रिलायंट ऑन कोल, तो जो यू कंसीडर आप कह सकते हो कि स्टील स्टील का अगर प्रोडक्शन होना है
तो वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे है? कोल पे है। यूज्ड एज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम द आयरन ओर, जैसे आयरन को आयरन ओर से निकालना, प्रोवाइड कार्बन कंटेंट नीडेड है स्टील। अब थोड़ा-सा हम स्टील सेक्टर की इंडिया में बात करें तो क्या है? प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन है अपना प्यारा भारत, ठीक है? उसके बाद हम कंजप्शन की बात करेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट कंजप्शन है, ठीक है? उसके बाद कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो लगभग हम 2% इंडिया की जीडीपी का कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रेड की बात करेंगे तो इंडिया हैज़ अल्टरनेटेड बिटवीन बीइंग अ नेट स्टील इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट ओवर द पास्ट डिकेड। फाइनेंशियल 2024 की बात करेंगे तो इट इज़ अ नेट स्टील इंपोर्टर, ठीक है? अच्छा, मेजर चैलेंज क्या है स्टील सेक्टर के लिए इंडिया में? तो जैसे सबसे बड़ी बात, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी, ठीक है? उसके बाद लो पर कैपिटा कंजप्शन, एक्सट्रीमली एनर्जी इंटेंसिव एनर्जी, उसके बाद अदर हाई लॉजिस अब देखिए हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी हाई है, लैक ऑफ कैपिटल एज़ ए स्टील डिमांड इज़ अ साइक्लिक। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चैलेंज है हमारे पास। सो अब हम देखते हैं क्या है द लार्ज कार्बन इमिटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हाँ, ये भी थोड़ा-सा याद रखना है आपको। स्टील जो है वो वर्ल्ड में लार्ज कार्बन इमिटिंग सबसे ज़्यादा कार्बन इमिटिंग जो करता है वो कौन करता है? स्टील सेक्टर, ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं। देखिए डेटा याद नहीं करना होता है, मैं इसलिए जल्दी कर देता हूँ, जहाँ नहीं पढ़ने वाला होता है ना, वहाँ हमें ज़्यादा माइंडसेट नहीं लगाना है। चलिए आगे देखते हैं हम क्या है। क्या-क्या इनिशिएटिव ली गई है स्टील सेक्टर के लिए? तो देखिए नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, प्रोडक्शंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम, ठीक है? उसके बाद मिशन पूर्वोदय, ये ज़रूर याद रखना है। मिशन पूर्वोदय जो है, वो किसके लिए है? स्टील प्रोडक्शंस को सॉरी स्टील के प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए है। तो ये एक्सेलरेट करेगा डेवलपमेंट ईस्टर्न इंडिया में। अब ये कहाँ पे है मिशन पूर्वोदय? तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड स्टील हब इन कोलकाता, ओके। इसी तरीके से हमारे पास रिवैम्प्ड स्टील इम्पोर्टेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे हम सिम्स 2.0 वर्जन बोलते हैं, ये भी इनिशिएटिव है किसके लिए? स्टील के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया में। तो देखिए वो थोड़ा-सा आप जरूर देख लेंगे, जैसे बोकारो है, जमशेदपुर है, भिलानी है और दुर्गापुर है और उसके बाद आपका बर्नपुर है, राउरकेला है, गोपालपुर है, विशाखापत्तनम है और ये है वड्रावती है, सॉरी माय प्रोनंसिएशन, सेलम है, मैन इंडस्ट्रियल एरिया है, न्यू मंगलुरु है, रत्नागिरी है, विजयनगर है, ये सब आपके आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैं इंडिया में। अच्छा, रिलेटेड न्यूज़ की बात करेंगे तो डीकार्बोनाइजिंग की बात करें स्टील सेक्टर में, तो उसके लिए भी कोई इनिशिएटिव चलाई गई हैं? हाँ, क्यों नहीं? तो डीकार्बोनाइजिंग स्टील एक्चुअली में है क्या? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्री ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, ग्रीन द स्टील सेक्टर इन इंडिया रोड मैप एंड एक्शन प्लान। ग्रीन स्टील की बात करेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील विदाउट यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं और स्टील को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे हम ग्रीन स्टील कहेंगे, राइट? चलिए, इंडिया स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 12% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करता है। अच्छा, क्या इनिशिएटिव ली गई है? तो देखते हैं। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम, ये डीकार्बोनाइजेशन स्टील सेक्टर की इनिशिएटिव है। स्टील स्क्रैप रिसाइक्लिंग पॉलिसी 2019, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये भी आपकी इनिशिएटिव है डीकार्बोनाइजेशन स्टील के लिए। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, तो ये भी आपकी एक स्कीम है, राइट? चलिए अब हम बात करते हैं आगे बायो इकोनॉमी। तो देखिए यहाँ जो इंपोर्टेंट है वो थोड़ा-सा हम देख लेंगे, बाद बाकी हम चलते चले जाएँगे। सो 4th एडिशन है ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का। यूनियन मिनिस्टर ने हाइलाइट करा है नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को विल बी बायो इकोनॉमी, राइट? सो अब हम देखते हैं क्यों न्यूज़ में है। ग्लोबल बायो इंडिया इज़ अ स्ट्रेटेजिकली इनिशिएटिव बाय इसके द्वारा, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके पब्लिक सेक्टर यूनिट में सॉरी राइट, सो ये स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उसके पब्लिक सेक्टर यूनिट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंट रिसर्च काउंसिल, जिसे हम ब्रेक कहते हैं, इन 2 के द्वारा लाया गया है, राइट? अच्छा, हम बायो इकोनॉमी की बात करें तो ये है क्या? ये नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शंस है, जिसमें यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल रिसोर्स, प्रोसेस, मेथड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस इन सस्टेनेबल मैनर इन ऑल इकोनॉमी सेक्टर, राइट? सो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या? बायो इकोनॉमी, तो बायो इकोनॉमी का मतलब है कि भई आप ऐसे कह सकते हो जिसमें बायोलॉजिकल रिसोर्स या प्रोसेस या मेथड का यूज़ करा जाता है, किसके लिए भैया? कि गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए, राइट? अच्छा, इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं जैसे आपके बायो इंडस्ट्री है, बायो फार्मा है, बायो एग्रीकल्चर है, ये सब इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं। है ना? तो कुल मिला के आप एक सिंगल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि बायो मतलब एक जैविक इकोनॉमी की बात हो रही है, राइट? बायो इकोनॉमी स्टेटस की बात करेंगे तो ये ग्रो हो रहा है $10 बिलियन से 2014 में, और ओवर अगर हम अभी हम बात करें 24 का, तो ये $130 बिलियन तक पहुँच चुका है बायो इकोनॉमी, यानी कि जैव इकोनॉमी जिसे हम बोलेंगे, राइट? कंट्रीब्यूशन जो है इसका 4% है किसमें? जीडीपी में, और रैंक जो है इसकी 12th है ग्लोबली इन टर्म ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है बायो इकोनॉमी की? तो ये रिड्यूस करेगा क्या? फॉसिल फ्यूल्स को, ठीक है? डिक्रीज़ करेगा क्या? ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, एंड प्रमोट करेगा सस्टेनेबिलिटी को और प्रमोट करेगा सर्कुलर इकोनॉमी को। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हैं बायो इकोनॉमी के। क्या इसके लिए भी कोई इनिशिएटिव और पॉलिसी बनाई गई है इसको बूस्ट करने के लिए? यस, बायो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव और पॉलिसी है, जैसे ब्रेक है। तो ब्रेक की अगर हम बात करें तो ये एक यू कैन से दैट नर्चरिंग बायोटेक इनोवेशन इकोसिस्टम है भारत में, और ये स्टेबलाइज़ हुआ वेरियस इंडस्ट्री जो फोकस करती है बायोटेक्नोलॉजी इग्निशंस ग्रांट स्कीम बायोनेस्ट पे।
इसी तरीके से पॉलिसी मेजर है, बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल, जैसे हम बायो-रैप बोलते हैं, राइट? बायो-रैप, तो ये लॉन्च एज़ अ सिंगल गेटवे ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च। क्लियर क्लियर कट है आपके? तो ये क्या था हमारा, वो हमने देख लिया। चलिए आगे बात करते हैं हम स्पेस इकोनॉमी की। तो अभी हमारा बजट जो 2024 और 25 वाला है, उसने अनाउंस करा है कि जो वेंचर कैपिटल है, वो फंड लगभग 1000 करोड़ प्रमोट करेगा किसको? स्पेस इकोनॉमी को, राइट? अब हम थोड़ा-सा देखते हैं कि क्या-क्या और ऑर्गनाइज़ेशन है जो प्रमोट करते हैं किसको? स्पेस सेक्टर को, सो देखेंगे। जैसे इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइज़ेशन सेंटर, जिसे हम इन-स्पेस बोलते हैं। ये ऑटोनॉमस एजेंसी है अंडर किसके? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और रिस्पांसिबल है किसके लिए? प्रमोट करना, इनेबल करना, ठीक है? ऑथराइज़ एंड सुपरवाइज़ वेरियस स्पेस एक्टिविटी ऑफ एनजीईएस, राइट? इसी तरीके से इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, तो ये एस्टेबलाइज़ हुआ 2020 में, और ये अपेक्स बॉडी है, नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है, यू कैन से दैट, और सेटअप है किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट? इसी तरीके से हमारे पास एक और है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसे हम एनएफआईएल बोलते हैं। ये शेड्यूल फर्स्ट ए कैटेगरी कंपनी है, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस सेटअप इन 2019 टू हैंडल द कॉमर्शियल एक्टिविटी ऑफ इसरो। तो इसरो की कॉमर्शियल एक्टिविटी को ये हैंडल करने के लिए, राइट? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन स्पेस सेक्टर, तो जैसे वन वेव इंडिया या अग्निकुल कॉस्मोस या स्पेस बेस्ड स्टार्टअप्स या विक्रम एस, ये सब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है किसमें? स्पेस सेक्टर में। तो वो थोड़ा सा देखते हैं। वन वेव क्या है? ये फर्स्ट कंपनी है जो प्रोवाइड करती है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को, ठीक है, इन इंडिया में। उसके बाद एग्निकुल कॉस्मोस की बात करेंगे, तो ये आईआईटी मद्रास का एक इंक्यूबेटेड है, जो स्टार्टअप है, डेवलप करता है वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विद इन अ सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग इंजन में, राइट? स्पेस बेस्ड स्टार्टअप की बात करेंगे तो लगभग 200 स्टार्टअप्स कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया स्पेस सेक्टर में। विक्रम एक्स की बात करेंगे, तो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है, जिसको लॉन्च करा गया 2022 में। किस मिशन के थ्रू? मिशन प्रारंभ, राइट? अच्छा, वेंचर कैपिटल फंड की बात करेंगे, तो इट विल प्रोवाइड फाइनेंस टू स्पेस टेक स्टार्टअप, स्मॉल टू मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेस। इट विल सप्लीमेंट इनिशिएटिव लाइक सीड फंड स्कीम लॉन्च बाय आईएनएफ स्पेक, राइट? नीड फॉर सेटिंग ऑफ वेंचर कैपिटल, तो अब ये इसकी नीड क्यों पड़ी हमें भैया? कि हम क्या आवश्यकता है हमें वेंचर कैपिटल को सेटिंग अप करने की? सो ये इंक्रीज करेगा इंडिया का शेयर को इन अ ग्लोबल कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी, कितना? 10% बाय 2030 तक। इंश्योर कर लेगा कि जो लो कॉस्ट कैपिटल है वो भी अवेलेबल होगी एज अ स्पेस सेक्टर, राइट? क्या इंडिया में कुछ इनिशिएटिव ली गई हैं स्पेस टेक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? हाँ, ली गई हैं। जैसे इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 है, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क है, अटल इनोवेशन मिशन, ध्यान रखेंगे आप। ये भी जो है इनिशिएटिव है, जो प्रमोट करती है स्पेस टेक को, राइट? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, ये थोड़ा-सा आप देख लेंगे कि स्पेस सेक्टर एक्टिविटी क्या है, क्या नहीं है। चलिए आगे हमारे पास वॉलंटरी व्हीकल्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये क्या है? मान के चलो आपने कोई कार ली, अब कार लेने गए, कार कंपनी वाले ने आपको वो कार 15 साल के लिए वैलिड रूप में आपके लिए वो उसने लाइसेंस जारी कर दिया उसका। तो कुल मिला के ये है, उसी को हम बोलते हैं कह सकते हो वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, कैसे क्या है। तो 15 साल के बाद उस कार का क्या होगा, है ना? तो वो सारी चीज़ें हैं, वो हमें देखनी है। तो अभी क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने लॉन्च करा है वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, किसके लिए? व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए, है ना? तो स्क्रैप मतलब उसका कबाड़ के भाव में क्या होगा उसका, उसके लिए। तो चलिए देखते हैं हम। प्रोग्राम का मेन है हमें क्रिएट करना क्या? इकोसिस्टम फॉर फेजिंग आउट अनफिट पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। तो कुल मिला के ये है कि जो अनफिट पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, उनको फेज आउट करना, ठीक है? थ्रू किस नेटवर्क के थ्रू? रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के थ्रू एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस। तो ये 2 के थ्रू कुल मिला के जो भी गाड़ियाँ एक्सपायर हो गई, उनको अनफिट पॉल्यूटिंग व्हीकल के अंडर में लाना, ये सारा काम होगा किसके थ्रू? वॉलंटरी व्हीकल्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू, राइट? चलिए आगे क्या है हमारे पास? इसमें क्या होगा? मल्टीपल कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर would offer discount for a period of 2 year, 1 year respectively against a scrappage certificate। तो देखिए इसमें 2 ईयर के लिए किसको मिलेगा? जो कमर्शियल है, कमर्शियल आपने कोई भी व्हीकल ले रखा है, उसमें आपको जो डिस्काउंट मिलेगा 2 ईयर के लिए, और आपने पैसेंजर वाला है, तो वो 1 ईयर के लिए, राइट? अभी हम बात करें प्रीवियसली, तो यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021 ग्रेजुअली फेज आउट 15 से 20 ईयर ओल्ड व्हीकल्स। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि 15 से 20 साल की कोई गाड़ी हो जाती है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज़। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो स्टेट है, स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट ने ऊपर से तो सेंट्रल से लो बन के आता है, पर डिस्ट्रिक्ट में जैसे मान के चलो, एक आगरा पड़ता है, तो यूपी में है आपका। अब आप देखेंगे कि आगरा के पास ताजमहल है, तो उसके आस-पास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना? तो वहाँ पे तो गाड़ी का जो टेन्योर है, वो 20 साल है। 20 साल तक आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, बट जो मेन आगरा है आपका, वहाँ पे कितना है? 15 साल, है ना? तो 15 साल से ज़्यादा आप गाड़ी को नहीं चला सकते। अगर चलाते हैं, तो वो गाड़ी आपकी जो है किसके थ्रू स्क्रैप करी जाएगी? रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के थ्रू, ओके? अच्छा, हम बात करते हैं वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की, तो इसमें कमर्शियल व्हीकल की क्या बात है? तो कमर्शियल व्हीकल देख लेते हैं। तो ये रजिस्टर्ड होंगे ऑफ ए व्हीकल इज़ ए लिंक टू
वैलिडिटी ऑफ द फिटनेस सर्टिफिकेट, तो उनको फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा। और कमर्शियल व्हीकल की बात करेंगे तो फिटनेस टेस्ट जो होगा उनका हर 2 साल में होगा। उसके बाद फॉर द फर्स्ट एंड 8 ईयर, तो 8 साल जो शुरू के 8 साल होंगे, उनमें हर 2 साल में यू कैन से दैट टेस्ट होगा उनका। उसके बाद हर साल कराना पड़ेगा उन्हें, एनुअली देयर आफ्टर। क्लियर है क्या? फिटनेस सर्टिफिकेट, तो गाड़ियों के जो फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं, वो कमर्शियल व्हीकल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो लगातार 8 साल तक, हर 2 साल के गैप में आपको कराना है। उसके बाद 8 साल के बाद जब 9वाँ साल लगेगा, तब आपको 1 साल के गैप पे कराना है। प्राइवेट व्हीकल्स की बात करेंगे तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इज़ वैलिड फॉर द 15 ईयर, तो इसका जो है 15 साल के लिए होता है। क्या? रजिस्ट्रेशन वैलिड। और वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट की बात करेंगे, नेसेसरी फॉर द रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर 15 ईयर, तो ये 15 साल में कराना पड़ेगा। उसके बाद रिन्यूअल होगा 5 साल में, ठीक है? तो अब आगे है फिर हमारे पास वही है, फिटनेस वुड बी मैंडेट थ्रू द ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ऑफ फॉर व्हीकल्स। तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से फिटनेस टेस्टिंग फॉर हैवी कमर्शियल व्हीकल प्रोपोज टू मैंडेट थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ओनली। तो जो भी आपके हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो कौन पास करेगा? टेस्टिंग स्टेशन, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, राइट? फॉर ऑल अदर क्लासेस ऑफ कॉमर्शियल हो या फिर प्राइवेट व्हीकल्स हो, उनका फिटनेस की अगर हम बात करेंगे, थ्रू द ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन प्रोपोज टू बी मैंडेट इन इन फेज फ्रॉम द 1 जून 2024, राइट? चलिए हम बात करते हैं। फिर हमारे पास क्या-क्या हाइलाइटेड है वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी की बात करेगा, तो इसका एम है क्रिएट करना सर्कुलर इकोनॉमी इन द ऑटोमोटिव सेक्टर फॉर बाय प्रमोटिंग रिसाइक्लिंग एंड रिड्यूसिंग रॉ मटेरियल कंजप्शंस, राइट? व्हीकल्स दैट फेल इन फिटनेस टेस्ट विल बी, अब देखिए जो भी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाएँगे जो व्हीकल, उनका क्या होगा? उन सबको स्क्रैप कर दिया जाएगा। स्क्रैप मतलब कबाड़ में बेच दिया जाएगा। ओनर विल रिसीव ए, उनको क्या मिलेगा? जो ओनर है उसे क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि स स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना? एज़ ए प्रूफ के तौर पे उनको। क्लियर है? चलिए, व्हिच कैन बी यूज्ड टू अवेल अ डिस्काउंट ऑन परचेजिंग न्यू व्हीकल। अच्छा, अब जो जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अब ये थोड़ा-सा आपको समझना है कि भई सर्टिफिकेट डिपॉजिट आपको दे दिया और आपकी गाड़ी मान के चलो वो फिटनेस में फेल हो गई, तो सरकार क्या करेगी? उसे स्क्रैप करा देगी। उस सर्टिफिकेट को आप यूज़ करोगे, है ना? तो अभी हम पढ़ रहे थे कमर्शियल यूज़ के लिए कितना डिस्काउंट मिलेगा और उसके लिए कितना डिस्काउंट मिलेगा, है ना? तो 2 ईयर के लिए जो हम बात कर रहे थे, वो हमारा कमर्शियल के लिए, और पैसेंजर के लिए 1 ईयर का, ठीक है? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं फिर हमारे पास। क्या इंसेंटिव्स भी हैं स्क्रैपिंग के लिए? हाँ, हैं। तो कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, वो ऑफर करते हैं डिस्काउंट लगभग 3% देंगे एक्स शोरूम प्राइस का, ठीक है? मतलब स्क्रैप कराते हो अगर अपनी गाड़ी तो। और पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर ऑफर करते हैं डिस्काउंट 1.5% का एक्स शोरूम प्राइस पे, ओके? चलिए, अब हमारे पास है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, तो इसकी बात करें तो ये क्या है? तो ट्रांसमिशन क्या है? थोड़ा-सा इसको समझते हैं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करेंगे, तो ये स्टेबलाइज़ करता है लिंक किसके बीच में? सोर्स ऑफ जनरेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है और जो जनरेट कर रहा है, व्हिच इज़ कनेक्टेड टू लोड एंड अल्टीमेट कंज्यूमर्स, उसे हम बोलेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम, राइट? अच्छा, अगर हम बात करें नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान की, तो इसका क्या लक्ष्य है वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। इसका मेन एम है कि 500 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 तक देगा, और 600 गीगावाट जो है वो 2032 तक देगा, राइट? क्लियर है? और ये हेल्प करेगा किसको? 458 गीगावाट 2032 तक, ठीक है? उसके बाद प्लान जो है वो इंक्रीज़ करेगा इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी कितना? 168 गीगावाट 2032 तक। और ये इंक्लूड करेगा इनोवेटिव्स एलिमेंट लाइक 10 गीगावाट ऑफशोर विंड फार्म्स, और इसका एम होगा एड्रेस करना क्या? जो भी पावर नीड ऑफ ग्रीन हाइड्रोकार्बन्स एंड ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग हब, और ये कवर करेगा जितने भी क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शंस हैं विद नेपाल एंड भूटान। कौन? नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान्स, ठीक है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी क्या करा है? लॉन्च करा है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन, और जोड़ दिया इसमें। सो ट्रांसमिशन हैज़ बीन डेवलप्ड किसके द्वारा? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो ये इसको डेवलप करेगी किसको? नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन को। किस एक्ट के थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात करेंगे तो इसको स्टेबलाइज़ करा गया रिपील करके किसको? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, व्हिच हैज़ बीन सब्स्टिट्यूट बाय द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। मेंबर की बात करेंगे हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की, तो ये कंसिस्ट करता है नॉट मोर देन 14 मेंबर, इंक्लूड इसमें चेयरपर्सन होंगे, व्हॉम नॉट मोर देन 8 मेंबर आर फुल टाइम मेंबर अपॉइंटेड किए जाएँगे किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फंक्शन क्या होगा इसका? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का, यानी सीईए का। तो ये एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को किसके लिए? और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के लिए। स्पेसिफाई टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक प्लांट एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स एंड ग्रिड कनेक्टिविटी, राइट? अच्छा, आगे बात करते हैं हम टेक्सटाइल सेक्टर की। अब ज़्यादा नहीं बचा है, बस हम इसको फिनिश ही करने वाले हैं। सो देखते हैं क्या है। अब देखिए टेक्सटाइल तो समझ रहे होंगे ना, टेक्सटाइल क्या है? भाई कपड़ा, है ना? टेक्सटाइल सेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू द इंडिया ट्रेड्स डेटा, इंडियाज़ टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा यूएसडी कितना? जो है लगभग 350 बिलियन कब तक? 2030 तक, राइट? कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे हम टेक्सटाइल सेक्टर की इंडिया की क्या है? तो डोमेस्टिक अपैरल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट लगभग कितना? लगभग 2.3% ऑफ कंट्री जीडीपी में। ट्रेड की बात करेंगे तो ये 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल विद अ शेयर ऑफ 3.9% इन ग्लोबल ट्रेड। एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो यूएसए एंड ईयू में
आर मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं टेक्सटाइल के। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो टेक्सटाइल एंड अप्रेजल इंडस्ट्री इन अ सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं फिर हम क्या-क्या टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मेजरमेंट लिए जाते हैं। सो अमेंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम ये है, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर जिसे हम सामर्थ कहते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। ये किसके लिए है? यू कैन से दैट स्कीम है टेक्सटाइल के लिए। तो ये एड्रेस करेगी जो भी स्किल मैन पावर रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट रिसेंटली एक्सटेंड सामर्थ्य स्कीम फॉर 2 ईयर, तो अभी 2 साल के लिए और से एक्सटेंड कर दिया गया 2024-25 से लेकर 2025-26 तक। विद द बजट कितना है? बजट भी बढ़ा दिया गया। पहले से जो हमारा था 495 करोड़ टू ट्रेन 3 लाख पर्सन इन टेक्सटाइल रिटेल स्किल्स, ठीक है? इसी तरीके से पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स अप्रैल है, इसकी पीएम मित्रा जिसको हम पार्क, तो ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशंस है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स। क्लियर है? तो क्लियर कट हो गया आपका पीएम मित्रा या सामर्थ्य स्कीम, ये सब टेक्सटाइल से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं हम विजन नेक्स्ट की, तो ये क्या है? यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर ने अभी लॉन्च करा इंडिया का पहला फैशन फोरकास्टिंग इंस्टीट्यूट जिसे हम विजन नेक्स्ट बोलेंगे। इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक इन जिसे हम पारधी 24x25 वाज आल्सो लॉन्च्ड, ठीक है? तो ये भी याद रखना है आपको, पारधी 24x25 ये किसके लिए है? टेक्सटाइल के लिए। विजन एनएक्सटी किसके लिए है? टेक्सटाइल के लिए। देखिए क्वेश्चन यहीं से बनता है। आप ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है बस। अगर आपने ज़्यादा डीपली गए तो डेफिनिटली क्वेश्चन होने के पूरे-पूरे चांस हैं गलत होंगे। अगर हम बात करते हैं विजन एनएक्सटी, बाद बाकी स्टैटिक क्वेश्चंस है, अच्छे से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, बेहतरीन तरीके से पढ़ो, फुल्ली टाइम दो उसको। बाइलिंगुअल वेब पोर्टल एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन निफ्ट, ठीक है? ये इसका एक्चुअली में वेब पोर्टल चाहिए बाइलिंगुअल, ठीक है? और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जो आइडेंटिफाई एंड मैप करेगा, एनालाइज करेगा जियो स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड जो रिफ्लेक्ट करेंगे इंडिया प्लूरिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को, राइट? चलिए टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करेंगे तो वही है, ये वो टेक्सटाइल था, ये टेक्निकल टेक्सटाइल है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम देखते हैं, क्या है? द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन एम्पावर्ड प्रोग्राम कमिटी हैज़ अप्रूव्ड 7 स्टार्टअप प्रपोजल अंडर द ग्रेट स्कीम। ग्रेट क्या भैया? ग्रांट फॉर रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल इनिशिएटिव यानी ग्रेट। तो इसकी बात करें हम ग्रेट की, तो अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशंस कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन यानी कि एनटीटीएम, ठीक है? मिनिस्ट्री कौन दिख रही है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दिख रही है, क्योंकि नोडल मिनिस्ट्री है किसकी? ग्रेट की। ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रेट का? इसका ये एनकरेज करेगा जो भी यंग इनोवेटर्स हैं, मतलब वो इनोवेट करना चाहते हैं साइंस में या टेक्नोलॉजी में, इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है? जो ट्रांसलेट करें अपने आइडिया को इनटू कॉमर्शियल टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में। ग्रांट इन एड की बात करेंगे तो लगभग इनको 50 लाख की हेल्प दी जाएगी 18 मंथ के लिए, ओके? टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करेंगे तो उसकी डेफिनिशन क्या कहती है? टेक्निकल टेक्सटाइल आर डिफाइंड एज अ टेक्सटाइल मटेरियल जो प्रोडक्ट यूज्ड प्राइमरी फॉर देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस, फंक्शनल प्रॉपर्टी रादर देन देयर एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो कुल मिला के ये वो टेक्निकल परफॉर्मेंस और फंक्शनल प्रॉपर्टी उसकी बेटर होना चाहिए एज कंपेरिजन टू द एस्थेटिक, मतलब जो आपने सुना होगा सौंदर्यकरण और डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक से, ठीक है? उसे हम टेक्निकल टेक्सटाइल कहेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर, रोड, रेलवेज और उसके बाद स्पोर्ट वियर, हेल्थ, बुलेट प्रूफ जैकेट, फायर प्रूफ जैकेट्स, स्पेस एप्लीकेशन। अब आप देख रहे हैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये क्या है? ये है तो टेक्सटाइल ही, बट ये टेक्निकल टेक्सटाइल के अंडर में आता है, ये थोड़ा-सा आपको देखना है, ओके? इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट की बात करेंगे तो ये 5th लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड, ये ज़रूर याद रखना है आपको। रैंकिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, ज़रूर याद रखनी है आपको। क्या इसके लिए कोई इनिशिएटिव भी ली गई है? यस, जैसे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, उसके बाद मैंडेटरी यूसेज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल है, क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेशन फॉर जियोटेक टेक्सटाइल है, एग्रो टेक्सटाइल है, मीडीटेक टेक्सटाइल है, ये सारा नहीं याद रखना भाई, जो मेन-मेन चीज़ है वो देख लेनी है हमें। चलिए, आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास इंडिया ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। अभी आपने कहीं न कहीं रमेश सिंह में देखा होगा या इकोनॉमी में कहीं न कहीं इसे ज़रूर पढ़ा होगा। तो अगर हम बात करें 8 कोर इंडस्ट्री की, तो ये कंबाइंड है इंक्रीज़ बाई 6.7% इन फरवरी 2024 एज़ कम्पेयर टू द इंडेक्स ऑफ फरवरी 2023। तो ये इंडेक्स साल में आता रहता है। तो जो 23 से और 24 की बात करें, तो ये आपका इंक्रीज़ हुआ है कितना? 6.7%, ठीक है? अब बात करें इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, तो ये मेज़र करता है कंबाइंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शंस एंड 8 कोर इंडस्ट्री। तो 8 कोर इंडस्ट्री की कौन-कौन सी आती है 8 कोर में? सॉरी, जैसे आपका आ गया फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट। सो यहाँ पे थोड़ा-सा हमें ये वेटेज देखना पड़ता है कि वेटेज क्या है, देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन बन चुका है इसका, ठीक है? आप चेक करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें लगभग 40.27% जो वेटेज है आइटम इंक्लूड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के, ठीक है? पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट जो है वो हाईएस्ट वेटेज है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज है, ये ध्यान रखना है आपको। और उसको रिलीज़ किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं नवरत्न स्टेटस की, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इसने ग्रांट जारी करा है नवरत्न स्टेटस टू इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SECI
इरडा की बात करेंगे तो अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इरडा की अगर हम बात करें तो ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये स्टेबलाइज होती है किसके द्वारा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन 1987, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेकी, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है अंडर द किसके? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बात वही है। अच्छा, अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ नवरत्न इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर, कौन-कौन से? जैसे सीपीएससी व्हिच इज ए मिनी रत्ना, तो मिनी रत्ना फर्स्ट में होगा जिनका सीपीसी के अंडर में है, और हैव ऑब्टेन एक्सीलेंट और वेरी गुड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेटिंग इन 3 ऑफ द लास्ट 5 ईयर। तो 5 साल में वो 3 साल तक तो लगभग लगभग बेटर होनी चाहिए। एंड हैविंग कंपोजिट स्कोर जो है उसका कितना होना चाहिए? 60 एंड अबव इन सिलेक्टेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो वो किसमें काउंट होगी आपकी? यू कैन से दैट मिनी रत्ना में। अच्छा, इसी के अंतर्गत आता आ जाता है आपका जो नवरत्ना, सॉरी, तो ये हमने अभी पढ़ा था, राइट। सो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में वो आपकी मिनी रत्ना फर्स्ट में होनी चाहिए, जो ये वाला यू कैन से दैट सेक्टर है इसमें। और उसके बाद उसकी जो है 5 साल में 3 साल जो है उसकी रेटिंग बेटर होनी चाहिए, तो वो कौन सी काउंट होगी? आपकी नवरत्ना। अब हम बात करते हैं मिनी रत्ना स्टेटस की, तो मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट स्टेटस क्या कहता है? सीपीएसई, जो भी हम पढ़ रहे हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज विच हैव मेड प्रॉफिट इन द लास्ट कितना 3 साल में कंटिन्यूअसली बनाया उसने, और प्री टैक्स प्रॉफिट जो है उसका 30 करोड़ रहा हो मोर देन एट लीस्ट वन ऑफ द 3 ईयर एंड हैव पॉजिटिव नेटवर्क, और उसकी नेटवर्क जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट में शामिल होगी। मिनी रत्ना कैटेगरी सेकंड में कौन सी शामिल होगी? जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज व्हिच हैव मेड प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर कंटिन्यूअसली एंड हैव अ पॉजिटिव नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ डिसाइडेड नहीं है, वहाँ 30 करोड़ होना चाहिए फर्स्ट वाले में। आगे बात करते हैं हम एक्सपर्ट कमेटी में, जल्दी-जल्दी पढ़ दे रहा हूँ, बस ये फिनिश हो गया हमारा। सो इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास। एक्सपर्ट कमेटी ऑन डेवलपिंग गिफ्ट आईएफएससी, तो देखिए ये अभी एक आपने सुना होगा लास्ट टाइम, कहीं ना कहीं आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, ये स्टेबलाइज हुआ कहाँ पे? गुजरात में। सो हम बात करते हैं एक्सपर्ट कमेटी, ये रहा गुजरात वाला, अभी हम पढ़ेंगे। सो एक्सपर्ट कमेटी ऑन डेवलपिंग गिफ्ट आईएफएससी ऑन ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हब सबमिट्स रिपोर्ट टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, राइट। सो न्यूज़ में क्यों है तो वो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया, विच क्लासीफाई करा क्या? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस एंड फाइनेंशियल सर्विस अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक्ट 2019। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर में आएंगी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक्ट 2019, राइट। सो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी एंड गिफ्ट सिटी आईएफएससी बाज स्टेबलाइज एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2015 गुजरात, राइट। तो ये याद रखना था आपको, गिफ्ट सिटी आईएफएससी जो है वो पहला काम बना गुजरात में, राइट। अब अगर बात करें हम आईएफएससी की यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की, तो ये सेंटर टू customer outside the jurisdictions of the domestic economy, such center deal with the flow of finance, financial product and service across border। तो ये सारी फैसिलिटी ये जो है प्रोवाइड कराता है। गिफ्ट ऑपरेशन इन 2015 है, इसका मेन एम है बिकम क्या? इंडिया गेटवे फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, राइट। सो आगे क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेबलाइज हुई अंडर आईएफएससी एक्ट 2019 में, और ये यूनिफाइड रेगुलर फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन आईएफएससी इन इंडिया, राइट। चलिए आगे बात करते हैं हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी ये बात करी गई है कि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसने रेज करा है इंडिया गोल्ड कंजप्शन जो है प्रोजेक्शन वो 850 टन इन 2024, ठीक है, कंजप्शन होगा वो 2024 में। इट वाज फॉर्म 1987 बाय द सम माइनिंग कंपनीज के द्वारा, इसको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को। इट इज द अथॉरिटी ऑन गोल्ड एक्सप्लोर यूनिक गोल्ड मार्केट एंड कंडक्ट रिसर्च। अब हम बात करें गोल्ड एज ए कम्युनिटी में, तो लैंडिंग एक्सपोर्टर एंड लैंडिंग इंपोर्टर्स, और हम कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं? तो स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात। एंड लैंडिंग इंपोर्टर्स की बात करें तो स्विट्जरलैंड, चाइना, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया, राइट। अच्छा, टॉप प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो चाइना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड कनाडा एंड यूएसए, राइट। इन इंडिया की बात करेंगे तो लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ गोल्ड आर लोकेटेड इन बिहार, तो लार्जेस्ट सोर्स हमें कहाँ से मिलेंगी? बिहार से मिलेंगे। उसके बाद राजस्थान, कर्नाटका। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आफ्टर चाइना, क्या? गोल्ड। चलिए आगे चलते हैं हम निधि कंपनीज, तो ये क्या है? निधि कंपनी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर उसने क्रैक डाउन करा एरेंट निधि कंपनीज। तो निधि कंपनी जो डिक्लेयर करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये कंप्लाइज होती है निधि रूल्स 2014 के द्वारा, और मेड करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किस रेगुलेशन के लिए? क्लास ऑफ कंपनीज, सच क्लास ऑफ कंपनीज, राइट। इसका निधि कंपनी का मेन काम क्या है? निधि कंपनी जो है वो कल्टिवेट करती है हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमॉन्ग इट्स मेंबर। इट रिसीव्स डिपॉजिट एंड लैंड्स इट्स मेंबर ओनली एंड फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, राइट। तो ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है निधि कंपनी। और क्राइटेरिया की बात करें, नॉट लेस देन 200 मेंबर, इसमें 200 से अधिक मेंबर नहीं होनी चाहिए। नेट ओन फंड ऑफ 10 लाख रुपीज, तो नेट फंड है उसका वो 10 लाख से समथिंग होना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं हम आईएसआई मार्क, तो गवर्नमेंट मार्क
इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस यानी कि आईएसआई मार्क मैंडेटरी फॉर द स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपने कई बार देखे होंगे, जो ब्लेड वगैरह बनते हैं या फिर लोटे-वोटे देखे होंगे। अभी करवा चौथ पे स्टेनलेस स्टील बहुत चली थी, तो है ना, उसके लिए आईएसआई मार्क कंप्लीट कर दिया है सरकार ने। एल्यूमीनियम किचन यूटेंसिल्स थ्रू द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, ठीक है? तो क्लियर कट हो गया। इट इज़ क्या है कि मतलब जो स्टेनलेस स्टील आपने करवा चौथ, आप गूगल पे सर्च मारना, आपको बहुत सारी मिल जाएँगी। करवा चौथ की जो थालियाँ चली थी, वो एक्चुअली में स्टेनलेस स्टील की बनाई गई थी। तो गवर्नमेंट को लगा भई ये तो बहुत हल्के में सेल हो रहा है और ईज़िली सेल हो रहा है और कुछ हमें नहीं मिल पा रहा, है ना? तो इसलिए सरकार ने इसके लिए आईएसआई मार्क लगाना शुरू कर दिया। तो देखते हैं अब क्या है। आईएसआई मार्क इज़ डेवलप्ड बाय किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और ये एश्योरिंग करता है प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी। दोनों चीज़ मिलती है हमें, प्रोडक्ट एंड वो क्वालिटी भी मिलती है एंड सेफ्टी मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स आईएसआई मार्क मैंडेटरी फॉर द सर्टेन प्रोडक्ट अंडर स्कीम फर्स्ट। तो कुछ प्रोडक्ट पे तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आईएसआई मार्क की बात करें तो मैंडेटरी है फॉर द सर्टेन प्रोडक्ट टू बी सोल्ड इन इंडिया सच एज़ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, स्विच, मोटर्स, हीटर्स, किचन अप्लायंस, सीमेंट, ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज, मेडिकल इक्विपमेंट, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट एंड टॉयज़। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये मैंडेटरी है आईएसआई मार्क, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं वीआईएस की। तो ये वीआईएस इज़ अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर द वीआईएस एक्ट 2016। इसका एम है हार्मोनाइज़ करना डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन, मेकिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेट एंड ऑफ उसके बाद हम बीआई से स्टैंडर्ड की बात करें तो कौन-कौन से है, जैसे हॉलमार्क है ना? ये प्रीशियस मेटल आर्टिकल्स पे लगाए जाते हैं। इको मार्क्स है, ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट पे लगाए जाते हैं, ओके? उसके बाद देखते हैं हम ग्रीन सूट्स, ये क्या है? आरबीआई ने हेल्ड करा है कि इंडिया रूरल इकोनॉमी जो यू कैन से दैट ग्रीन सूट्स की बात करी गई है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर के लिए। ग्रीन सूट्स क्या है? दे आर साइन दैट एन इकोनॉमी और ए सेक्टर इज ग्रोइंग आफ्टर ए इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, राइट? सो अगर हम बात करें तो इट इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई टर्नओवर कंज्यूमर पैकेज गुड्स हैं, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एग्जांपल जैसे डिटर्जेंट, टॉयलेटरीज, टूथ क्लीनिंग पेस्ट और ये कॉस्मेटिक, ये सब क्या है आपके? ये यू कैन से दैट ये आपके हैं, राइट? सो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसे हम एफएमसीजी बोलेंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको देख लेना ज़रूर। सो ये स्कीम आती रहती है, आपको देख लेना है कि आपसे पूछ ले के फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड्स जो सेक्टर्स हैं वो कौन-कौन से हैं, ज़रूर याद रखेंगे आप। जैसे जो चीज़ें मतलब कोई हम चीज़ लेके आए, भैया टूथपेस्ट लेके आए तो 1 साल तो चलाएँगे नहीं इसे, 2 साल तो चलाएँगे नहीं, तो वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आएगा, राइट? सो इसी तरीके से हम डिटर्जेंट लेके आए या फिर हम आप कह सकते हो कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ लेके आए, तो उतना नहीं होगा। तो यही हमारे लिए थोड़ा-सा बेसिक नीड होती है कि हमें समझना होता है कि कोई भी चीज़ हमसे ना छूटे, राइट? तो चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें हमारे पास राइट एनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, ये क्या है? तो फ़िनलैंड जो है वो सपोर्ट कर रहा है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री को थ्रू द प्रोजेक्ट फंडेड बाय द एनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। So it is only multilateral partnership dedicated to assistance. You can say that least development country to use trade as an engine for growth, sustainable development and poverty reductions. तो कुल मिला के ये है इनहांस। अब आप समझ रहे होंगे किसी भी चीज़ को इनहांस करने की बात कर रही है ना? तो फिनलैंड इसको एक्चुअली यूज़ कर रहा है ना? सो किसके लिए? लीस्ट डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो 51 कंट्रीज़ हैं जो उसके पार्टनर हैं। इट आल्सो सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा भी ये सपोर्टेड है। और अगर हम बात करें इनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क की, तो ट्रस्ट फंड मैनेजर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस यानी कि यूएनओपीएस के द्वारा इसको फंडिंग किया जाएगा। आगे हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डिजिटल भारत निधि रूल्स 2024। सो टेलीकम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डिजिटल भारत निधि रूल्स 2024 हैव बीन नोटिफाई करा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 टू ऑपरेशनलाइज द डिजिटल भारत निधि। तो डिजिटल भारत निधि को ऑपरेशनलाइज कौन करेगा? टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, राइट? अब हम डिजिटल भारत निधि की बात करें तो ये स्टेबलाइज़ हुआ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के द्वारा। इसकी फंडिंग जो है वो टेलीकॉम स्कीम इन अ सर्व रिमोट एंड रूरल एरिया एट अफोर्डेबल प्राइस। ये रिप्लेस करता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी कि यूएफएफओ, क्रिएटेड अंडर द स्टेबलाइज्ड बाय इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, राइट? अगर हम बात करें हमारे पास है जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, ये नॉन लैप्सेबल पूल है वो फंड, जिसको जनरेट किया जाता है यूनिवर्सल एक्सेस लेवी के द्वारा थ्रू द लाइसेंस ऑफ फीस चार्ज 5% एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, राइट? उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है, थोड़ा-सा इसको भी देख लेते हैं हम। एनसीओ फॉर एनिमेशंस, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग्स, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। सो फॉर्मेशन ऑफ एनसीओ, एनसीओ यहाँ पे लगाएँगे आप, एनिमेशंस, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी फॉलो द रूल्स 2022 बजट अनाउंसमेंट व्हिच प्रपोज टू क्रिएशन ऑफ एवीजीसी टास्क फोर्स, राइट? सो एवीजीसी क्या है? एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, राइट? अच्छा, उसके बाद करेंगे फीचर क्या है एनसीओई के। तो ये एक्चुअली में सेटअप करता है सेक्शन कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, तो इसके थ्रू जो है वो सेटअप करता है। ये प्रोविजनली नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्रेसिव क्रिएटर्स, राइट? इट विल फंक्शन करेगा क्या? इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चिंग स्टार्टअप इन एवीजीआर एवीजीसी एक्सआर फील्ड के लिए। इट विल बूस्ट करेगा क्रिएटिव इकोनॉमी इन इंडिया। कौन? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। तो आप समझ रहे होंगे कि भाई वैसे भी ये तो इंडियन इकोनॉमी को क्रिएट ही कर रहा है भाई अब आजकल, है ना? तो वो कहते हैं कि पढ़ने वाला दुखी
और ना पढ़ने वाला सुखी। सो वो वाला एग्जांपल फिट होता है इसमें। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की। सो क्रिएटिव इकोनॉमी और ऑरेंज इकोनॉमी की बात करें तो ये एसेंशियल है, इट इज अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एक्टिविटी है अपॉन व्हिच क्रिएटिव इंडस्ट्री आर बेस्ड, राइट। क्रिएटिव इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आर साइकिल ऑफ क्रिएशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विस दैट यूज क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल एज ए प्राइमरी इनपुट्स, राइट। अच्छा, इन इंडिया की बात करेंगे लगभग 30 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लॉय ऑफ नियरली 8% ऑफ इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन। सो आज हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया पीटी 365 इकोनॉमी का मॉड्यूल। और मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ कि अगर आपने कहीं भी यूट्यूब पे 12 टू 15 आवर का कहीं भी वीडियो आप देख रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आप उसे पढ़ लेंगे, हाँ, 1-2 दिन में आप फिनिश कर लेंगे, पर आपके सामने दिक्कत वही होने वाली है स्टैटिक एंड सीसेट को लेके और अदर प्रोविजन ऑफ द पीवाईक्यू। सो उनको लेके आपको दिक्कत होने वाली है, बट उनको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे 1 आवर के शेड्यूल्स पे पीटी 365 को कंप्लीट फिनिश करा है। अब आपको इसे कैसे करना है, एक बार आप वीडियो देख लें, फिर आप एक बार इसे रीड करें, क्लियर कट है, आपका एकदम क्लीन हो जाएगा और आपको पीटी 365 दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच। वी कंप्लीटली फिनिशेस पॉलिटी एंड इकोनॉमी मॉड्यूल्स।